तो तुम लोग के सामने देखो एक चार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ चार्ट जो तुम लोग को मिलेगा जो एक पेज में हम लोग समराइज करके रख सकते हैं। तुम लोग को ये सारे चार्ट्स को फोन में डाउनलोड करने के बाद ज़ोडो XODO करके जो PDF रीडर है उससे ओपन करना है, ठीक है, और एक अलग से फोल्डर बनाना अपने फोन में जिसमें तुम सारा चार्ट्स को नाम लिख कर रखो ताकि एग्जाम से पहले वो चार्ट को हम लोग फोन में एक्सेस कर सकें। जिसको नहीं आता है बताना, उसको हेल्प आउट कर देंगे कैसे फोन में सेव होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करें यूनिट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। कंसिडरेशन किस सेक्शन में? 2KD क्या बोलता है, सबके साथ में रीड करो। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing such act or abstinence of promise is called consideration। अभी बात को ध्यान से सुनो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे पेचीदा डेफिनेशन लगता है बच्चा लोग को, ये हम लोग इसको याद करने का ट्रिक जानते हैं। छोटा सा डेफिनेशन, खाली एक लाइन याद कर सकते, क्या ये वाला हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कौन सी टेंस में है? इसको प्रेजेंट में बदलो डज, फ्यूचर में बदलो टू डू और एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। एक्ट और एब्सटेनेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। यहां हम लोग सीख रहे हैं अगर हम तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुमको ये काम करना है तो उसमें भी कंसिडरेशन चाहिए, और तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करे कि तुमको ये काम नहीं करना है उसके लिए भी कंसिडरेशन चाहिए। नहीं करने का एग्जाम्पल, मानो मेरे से कोई गलती हो जिसके कारण तुम मेरे पे केस कर, तो हम बोले कि भाई केस मत कर, ये हम तुमको फाइन दे रहे हैं केस नहीं करने के लिए। कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और कंसिडरेशन चाहिए, कुछ नहीं करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और उसके लिए भी कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन किस रीडिंग बुक से आया है? क्विड प्रो क्वो। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या होता है? लॉ के नजरिए में सिर्फ पैसा को नहीं बोलता है, कोई राइट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, सबको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ये किसको मिलता है? प्रॉमिसर को मिलता है या फिर प्रॉमिसी को मिलता है? प्रॉमिसर को। किससे मिलता है? प्रॉमिसी से मिलता है। तो किसको फायदा हुआ? किसका नुकसान होगा? वेरी गुड। अब आते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स में, सब कुछ बाय हार्ट याद होना चाहिए इसका, ठीक है। ओके, पहला लीगल रिक्वायरमेंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मतलब जो प्रॉमिस करता है। हम यहाँ तुम लोग से प्रॉमिस किए कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, तो बदले में हमको क्या चाहिए कौन डिसाइड करेगा? हम, यानी कि प्रॉमिसर डिसाइड करता है उसको क्या चाहिए। अच्छा, जो देने वाला पार्टी है प्रॉमिसी है, जरूरी है क्या वही दे? जो फी से हम बोले कि नहीं तुम कमा के तुम्हारे पापा का पैसा का नहीं दे, डजंट मैटर, मतलब डजंट मैटर कि किसका पैसा का ले रहे हैं। इट कैन मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रॉमिसर के मर्जी पे जो उसको चाहिए वो मांगेगा, और प्रॉमिसी से मांगे, प्रॉमिसी के बदले और कोई दे रहा है उसको उससे मतलब नहीं। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर। इसमें हम लोग केस लॉ देखे थे, चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया कौन? ओल्ड लेडी की बेटी थी, ठीक है। एक औरत है, उसकी बेटी है, ठीक। बेटी बोली, औरत बोली बेटी को कि बाबू हम जा रहे हैं दुनिया छोड़, लेकिन हम अपना वसीयत तुम्हारे नाम पे करके जा रहे हैं, तुमको बस एक काम करना है। ये शर्त पे हम वसीयत दे रहे हैं कि तुम अपने चाचू को टाइम टू टाइम पैसा दोगी ताकि वो अपना जिंदगी आराम से चला सके, वो तेरा बहुत देखभाल है, तेरा बहुत प्यार है। उस टाइम नहीं, हाँ हाँ मम्मी अब जाइए ना, देख मम्मी जब चल गई उसके बाद चाचू खड़ा हुआ, बेटा इस महीना का थोड़ा दो खर्चा पानी। बोली कौन है आप? बोले कि तुम्हारी मम्मी बोल के गई थी ना, हम आपको पैसा दे रहे बदले में आप हमको क्या दिए? वो बोला कुछ भी नहीं। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बोलकर चिन्नैया भागने का कोशिश की, लेकिन आगे देखेंगे कि वो भाग पाई थी। फिर तीसरा कंसिडरेशन, यानी कि बदले में आपको जो मिल रहा है, हो सकता है वो एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी मिल चुका हो या फिर मिलना बाकी हो। कुछ लोग का फी पूरा मिल जाता है,
दूसरे का फी इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो जिसका इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है उसका क्या है, वो एग्जीक्यूटरी, जिसका पूरा मिल गया वो एग्जीक्यूटेड। दोनों कंसीडरेशन है ना। हम बोल सकते हैं कि तुम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, नहीं पढ़ाएंगे, नो, कोई मेरे पास हक नहीं। क्यों? लीगल रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कि एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। अच्छा, कंसीडरेशन का ऐसा कुछ है क्या, मतलब प्रेजेंट में होना चाहिए, हाथों हाथ मिलना चाहिए पैसा, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तुम किसी दुकान से उधार सामान लेते हो, बोलते हो भैया आके पैसा दे, तुम किसी को पेमेंट के 100 रुपए का बिल बना था 60 रुपए का, बोले 40 रुपया जमा रखो बाद में ले लेंगे, पास्ट कंसीडरेशन। तुम पैसा दे के सामान लिए, प्रेजेंट कंसीडरेशन। तीनों टाइप का होता है। अच्छा, जरूरी है क्या कंसीडरेशन एडिक्वेट हो? कंसीडरेशन होना जरूरी है, कितना है क्या है वो सब लॉ नहीं बोलता। अभी फॉर एग्जांपल हम किसी से कोई सामान बेचने का डील कर रहे हैं, मानो ये फोन बेचने का डील कर रहे हैं और आगे वाला हमको बेवकूफ बना रहा है, 30 के बदले वो 25 में हमको मनवा दिया, तो ये बैड बार्गेन हुआ ना, ये मेरा बार्गेनिंग स्किल्स खराब है ना, इसके लिए लॉ हमको रोकेगा। लॉ बोलेगा कि तेरा मदद करते, चल अगली बार मत करना, नहीं। लॉ बोला कि आप पैसा लो, 1 रुपया भी आप ले रहे हो आपका जिम्मेदारी, आपको पैसा लेना है, ये हम बता रहे, कितना लेना है ये आप खुद समझ, ठीक है। हो सकता है इक्वल वैल्यू का, हो सकता है अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू का, बट कुछ वैल्यू देना जरूरी है। हो सकता है कि consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। अगर consideration inadequate है तो क्या हम उसको voidable बोल देंगे या फिर void बोल देंगे? नहीं, consideration inadequate होता है अगर, तो भी contract valid होता है। अच्छा, मानो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो हम क्या पूछते हैं आगे से, आपका कंसेंट फ्री था कि? कहीं आपके पास, कहीं आपके ऊपर सी यानी कि कोअर्शन धमकी तो नहीं दिया, यू यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस बहकाया तो नहीं, एफ यानी कि आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं किया, फ्रॉड तो नहीं किया, एम यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया। अगर ये 4 किया है तो आप अग्रीव पार्टी हैं, आपको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का नाम बता रहे हैं, उसके तहत आप मस्ती से इसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 4 नहीं है तो फिर कोई उपाय है क्या? फिर तो आपका बेवकूफी, आप फंस गए, है ना। ओके, अच्छा, कंसीडरेशन असल में होना जरूरी होता है, फिर इल्यूजन भी उसका चलता है। इल्यूजन मतलब कि वहम, ऐसा कुछ कंसीडरेशन हो सकता है जो इमेजिनरी हो कि भैया आप हमको पढ़ाइए, हम आपको बहुत सारा डुबा देंगे, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। और पढ़ो, तुम पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी या फिर इमेजिनरी। अच्छा, क्या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो सकता है, इमोरल हो सकता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो सकता है। अनलॉफुल मतलब लॉ के तहत अलाउड नहीं, इमोरल मतलब मॉरल वैल्यू जो किसी देश के संस्कृति का उसके खिलाफ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, हम लोग क्या सीखे अभी तक? नो कंसीडरेशन, लेकिन ट्विस्ट, कभी कभी कंसीडरेशन नहीं होने पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है, घुमा फिरा के बच्चा लोग गलती करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करो। पहला, प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अभी अगर तुम पापा को गिफ्ट दी, ठीक है, 2 हफ्ते बाद पापा से बहस हो गई, पापा को बोले हम आपको गिफ्ट दिए थे, पैसा नहीं, पापा बोले कि पैसा नहीं देंगे, तुम गिफ्ट वापस ले सकता है। अच्छा, तुम गिफ्ट वापस लिया तो पापा केस कर सकते हैं, हाँ। नो कंसीडरेशन बट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये है तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो देखो 4 बात याद रखना। नेचुरल लव एंड अफेक्शन समझ में आता है, जो किसी रिश्ता के कारण आपके बीच में है, तो इट मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, कोई रिश्ता होना जरूरी है। अरे भाई हम रोड पे जा रहे हैं, हमको स्ट्रेंजर कुछ दे दिया, हम रख लिए, वहां कोई रिश्ता था, वो स्ट्रेंजर है, अनजान व्यक्ति है, एक रिश्ता होने का जरूरी। अच्छा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट आल्सो बी रिगार्डेड रजिस्टर्ड अंडर लॉ, लॉ के तहत इसको रजिस्टर भी करना चाहिए।
ये तो मतलब छोटा मोटा चीज होता है, पापा को गिफ्ट दिया तो घड़ी गिफ्ट दी है, तो वो तो हम नहीं ना लॉ में रजिस्टर कराएंगे, जितना घड़ी नहीं उतना रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। लेकिन जब बड़े बड़े चीज आप गिफ्ट दोगे, कोई बिल्डिंग दे रहे हो, कोई फ्लैट दे रहे हो, घर, तो सीए में बनने के बाद पैसा कमा के गिफ्ट देंगे, तब याद रखना है गिफ्ट देते टाइम क्या कराना है, रजिस्टर्ड अंडर। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तब भी क्या बोलेंगे, भाई पेपर भी दो, लॉ के तहत मेरा नाम भी करो। अभी एक आदमी आया, अपना जमीन का कागज तेरे हाथ में, याद से जमीन दे रहा, नहीं ये नाम यहाँ पे मेरा होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं। समझ रहा बात को, रजिस्टर होना लॉ के तहत जरूरी है। चार एसेंशियल्स में से रिपीट कर रहे हैं। पहला लव एंड अफेक्शन, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा लिखित होना चाहिए, चौथा लॉ के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक था कि भैया ऐसे ही प्यार है दे दी। अब होता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कल को मानो कोई दादी थी एंड वो रोड जो सिटी स्टाइल वाला रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही और वो कर ही नहीं पा रही, उनका कोई मदद भी नहीं कर रहा। तुम हीरो बन गए या फिर हीरोइन बन गए, मस्त हाथ पकड़ के दादी का रोड क्रॉस करा। बाद में 2 दिन बाद पता चलता है कि दादी वॉज वेरी रिच, खूब पैसा वाली, उनको दादी फिर मिली और दादी बोली ले बेटा 500 रुपया, उस दिन में मदद की थी, मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट। तो क्या वो 500 रुपया वैलिड है? हाँ है। पास्ट वॉलंटरी सब आप अपने मर्जी से किए ना काम, तो आपको पैसा मिलेगा। और एक एग्जाम्पल, कहीं आग लग गया, जिसका बिल्डिंग में आग लगा उसका ओनर वहां पे नहीं, आप देखिए कि पास में एक गैलन था पानी का, वो डाल के आग बुझा दिया। 2 दिन बाद आप वापस गए, आपको वो बुलाया और पैसा दिया या फिर गिफ्ट दिया, क्या ये वैलिड है? हाँ, आपके पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आपको फ्यूचर में कुछ मिल सकता है, उसके लिए कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन 4 बात यहाँ पे भी ध्यान रखना है। पहला तो वॉलंटरीली होना चाहिए। हमारे दादी वाले केस में तुम्हारा अपना मन किया ना, दादी को रोड क्रॉस कर, दादी तेरे गर्दन पकड़ के टानी, अभी पास नहीं। दूसरा, रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, दादी के लिए करना है, ठीक है। तीसरा, मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट टाइम व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर्ड, जब आप सर्विस रेंडर कर रहे हो तो प्रॉमिसर यानी कि दादी का होना जरूरी है। या फिर आग वाले केस में तो मालिक नहीं था, मालिक का एजेंट होगा, कोई विटनेस होगा जो उस चीज को होते हुए देखेगा। एंड चौथा, प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रॉमिसी, प्रॉमिसर को जब वो सर्विस दे रहा था, प्रॉमिसिंग यानी कि तुम जब रोड क्रॉस कर रहा था उसके लिए, तब दादी के मन में आया कि उसको हम कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है। 4 बात, पहला बात वॉलंटरीली होना चाहिए, दूसरा बात प्रॉमिसर के लिए होना चाहिए, तीसरा बात प्रॉमिसर वहां पे होना चाहिए, एजेंट होगा चलेगा, चौथा बात प्रॉमिसर का इरादा होना चाहिए आपको कंपनसेट करने का। अब ये नहीं आप दादी को रोड क्रॉस करा दिया, दादी 500 रुपया दे, नहीं तो वापस छोड़ के आओ, वैसे नहीं, ठीक है। ओके, फिर आते हैं, अच्छा ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ है, सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो पॉइंट बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, उसका सेक्शन अगर है तो उसको भी इंपॉर्टेंट मानना है। ओके, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेथ, टाइम बार डेथ लो, मानो तुम किसी से उधार लिया, बोला 3 महीना में दे दो, यही है टाइम बार, बस एक उधार जिस पे आप टाइम का लिमिट लगा। बहुत बार उधार में टाइम का लिमिट नहीं होता, बोलते दे दे, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, टाइम बार डेट को गिनते हैं। 2 बात वहां पे बोले, एक तो वो लिखित में होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए। मानो तुम जिससे उधार ले रहा उसका साइन नहीं, उसका एजेंट का साइन चलेगा। 2 बात, पहला तो लिखित होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए। आगे वाला साइन नहीं किया, उसका एजेंट भी साइन कर सकता है। आप 100 रुपया किसी को उधार दिए, वो बदले में 90 रुपया दिया, 10 रुपया घटा के दिया, कंसिडरेशन है क्या? कहाँ है? समथिंग इन रिटर्न तुमको क्या मिला? तुम 100 रुपया दिया, बदले में तुमको 90 मिला, तो तुमसे उल्टा 10 रुपया रख लिया, कुछ मिला रिटर्न में? नहीं तो ये रिटर्न में कुछ तुमको नहीं ना मिल रहा है, कि तुम्हारे तुमको ये बॉटल देके वापस ले लिए, तो ये मेरे को रिटर्न में नहीं मिल रहा है ना, समझ रहे हैं? हम तुमको कुछ दे, वो तुम्हारे पास रहे, बदले में तुम कुछ और दे, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। हम तुमको अपना ही सामान दिए और तुम वही वापस कर दिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट या सेल कुछ बोल सकते हैं नहीं, ठीक है, समझ आया ये वाला पॉइंट? तो इस केस में बोलता है लॉ कि अगर आप 100 रुपया आगे वाले को दिए, वापस आपको 90 दे रहा है, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन कब होता है? जब 110 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, समझ रहे? केस 1 100 दिए, 90 मिला, 10 रुपया कम मिला, तुम उदास, तुम बोला इसमें केस करेंगे,
ठीक है, तुम जब केस किया, अगर तुम ये 10 रुपया के लिए केस किया तो ठीक है, लेकिन तुम इस बेसिस पे केस कर रहा है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड। तुम 10 रुपए के लिए केस कर सकते कि भाई ये मेरा 10 रुपया खा के बैठा है, दैट इज समथिंग एल्स। बट ये बेसिस पे केस करना कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। मानो यही पार्टी बोल रहा है 90 रुपया भी नहीं दी, क्यों? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तब लॉ क्या बोलेगा? टाइम बार डेट तो है ना, लिखित में था, आपका साइन था, पैसा दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, केस 2, 100 रुपया के बदले तुम 120 मांग रहे, 20 रुपया एक्स्ट्रा फॉर इंटरेस्ट, ब्याज। यहाँ पे तो कंसिडरेशन है ना एक्स्ट्रा 20 रुपया, ठीक है। अच्छा, एजेंसी क्रिएट करने के लिए क्या कंसिडरेशन की जरूरत है? कभी भी नहीं। अभी जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ, कोई पेरेंट्स आए थे, पंजाबी थे वो, और पता नहीं तुम लोगों में से किनका उसका बात हुआ है, वो क्या नंबर दिया उनको, हमको बोल रहा था आपका स्टूडेंट हमको नंबर दिया, उस पर कॉल नहीं लग रहा। कैसा ट्यूशन है? हमने कौन सा नंबर दिया? 9 तो नंबर लिखा है अपना फोन में, 10 नंबर लिखा, फिर हमको बोल रहा है कि कॉल नहीं लग रहा। पॉसिबल था? अच्छा, अभी एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम के लिए तो मेरे एजेंट थे, स्टॉपल वाला हिसाब किताब है ना, कि हाँ अगर हम नहीं है तो मेरे स्टूडेंट से डिटेल ली, स्टॉपल वाला हिसाब किताब। क्या हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कंसिडरेशन था, बदले में तुम बोला भैया हम उसको नंबर दिया, पैसा नहीं था ना। एजेंसी के लिए कंसिडरेशन चाहिए? नहीं चाहिए। दिमाग में डालो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहां पे पूछेगा कि एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नहीं है, क्या एजेंसी हो सकता है? हो सकता है। नो कंसिडरेशन बट एजेंसी इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कंप्लीटेड गिफ्ट, मानो कोई डोनेट किया किसी गिफ्ट को, तो क्या उसके बदले में वापस कुछ मांगेगा? डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए पैसा नहीं मांगा, ठीक है, या फिर कुछ भी बदले में नहीं मांगा। बेलमेंट याद आ रहा है? बेलमेंट का एग्जांपल किसका एग्जांपल था बताओ? भाई कार वाला, खुशी का घर बड़ा है, खुशी को हम बोले खुशी हम तेरा घर पे अपना कार रखना चाहते हैं, मेरे घर में कुछ गेस्ट है। अब कार जब वापस लेने गए, खुशी बोली भैया इतना दिन कार मेरा घर में था, पैसा नहीं। कंसिडरेशन हो सकता है। या फिर इतना दिन इसके घर पे कार था, हम वापस लेकर आ गए, कार में कुछ टूटा फूटा निकला, उस टाइम पे हम इस पे केस कर सकते हैं, ये बोल सकती है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, बेलमेंट में भी कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। समझो कार इसके घर पे, इसका रिस्क है, वो टूट गया तो इसको भरपाई भरना होगा, भले ही हम इसको भाड़ा तक नहीं दे रहे कार रखने। समझ में आ रहा है बात? ओके। चैरिटी के लिए कोई जरूरत नहीं, गारंटी के लिए कोई जरूरत होता है कि कंसिडरेशन का? गारंटी क्या होता है? मानो हर्ष को पैसा चाहिए, बैंक पैसा नहीं दे रहा, बैंक को हम बोले भाई हम गारंटी दे रहे, हर्ष पैसा दे रहा। अगर अब हर्ष पैसा नहीं देगा तो कौन देगा? हम। यहाँ पे कंसिडरेशन हमको बदले में कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। कल को जब वो पैसा नहीं देगा, बैंक आएगा बोलेगा विनय भैया आप बोले आप उसका पैसा देंगे, हम बोलेंगे जा तुमको बेवकूफ बनाया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बोलेगा? एक्सेप्शन है सर, गारंटी सेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में रेमिशन, जब भी रेमिशन होता है, ठीक है, ये इसको कुछ दिया मानो और बोला कि भाई जब ये बंदा आएगा इसको दे देना, पेमेंट हो चुका, तो क्या ये बंदा पैसा मांगेगा उससे? फॉर एग्जांपल ये है राहुल, ये है तनीषा, ये है आकाश, ठीक है। राहुल तनीषा को दिया किताब, बोला आकाश आएगा तो उसको किताब दे दो। तनीषा आकाश को किताब दे दी, लेकिन बोली पैसा। यहाँ पे पैसा की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मानो तनीषा आकाश को किताब नहीं दी, क्या आकाश तनीषा पे केस कर सकता है? बिल्कुल। तनीषा बोलेगी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लिख दी, ठीक है। ओके। अच्छा, अब प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट पे सू कर सकता है? नहीं। और ये चीज जो है, ये जो राइट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी या फिर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है इसमें? कि कोई स्ट्रेंजर सू आके नहीं। अब हम तुम लोग को पढ़ा रहे, कोई तीसरा बंदा आके बोल रहा है कि मानो आपका स्टूडेंट यहाँ से गिर गया, सीढ़ी से उसको चोट लग गया, पैसा दे। वो तीसरा बंदा है जिसको तुम भी नहीं जान रहे, हम भी नहीं जान रहे, तो क्या उसका बात वैलिड है?
लेकिन कुछ जगह पे होता है। ठीक है, एक लाइन को ध्यान से सुनो। There can be a stranger to consideration, but there cannot be a stranger to contract. हम तुमसे नहीं, तुमसे डैड, तुम्हारे डैड या मॉम से पैसा लिए हैं, अलाउड है। कंसिडरेशन तीसरा पार्टी से मिले चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट तीसरा पार्टी आके बीच में बोल सकता है क्या? नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एकदम हार्डकोर रूल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत सारा ऐसा जगह है तो तीसरा बंदा भी आके बीच में बोल सकता है, लॉ बोलता है। पहला, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट और चार्ज। मानो तुम लोग सीए में बन गए, अब जब सीए में बनेगा तुम लोग के पास क्या होगा? बहुत सारा पैसा। तुम लोग बोला भैया हम आपके स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? बोला कि भैया हम आपके स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम क्लास में आपका एसी लगवाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आरएससी क्या है? ट्रस्ट। लेकिन इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? स्टूडेंट मस्त एसी में चिल करेगा, ठीक है? अभी क्या हुआ, तुम लोग पैसा दिया, हम एसी नहीं लगा, क्या स्टूडेंट तुम पर केस कर सकता है या फिर स्टूडेंट हम पे केस कर सकता है? हाँ। यहाँ पे बेनिफिट किसको मिलने वाला है? वो तो अपना बेनिफिट से वंचित रह गया ना, तो उसके पास हक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये ट्रस्टी वाला सीन है। इसमें क्या होता है, तीन पार्टी होती है, ठीक है? एक बंदा दूसरा को पैसा देगा जो ट्रस्टी है, जिसपे वो भरोसा करके पैसा दे रहा है। क्या वो उसके लिए है पैसा? नहीं, वो पैसा किसी और के लिए, ठीक है? ट्रस्टी पैसा किसको दे रहा है पता है? बेनिफिशियरी। कल को अगर बेनिफिशियरी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा वो पैसा, तो क्या बेनिफिशियरी केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो हक है, ठीक है? फैमिली सेटलमेंट, बहुत बार फैमिली सेटलमेंट होता है, उसमें थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है सोर्स ऑफ विटनेस। अरे मानो चाचा ताऊ का लड़ाई हुआ, नेबर कुछ देखा था, तो वो आके बताएगा ना, उसको तो विटनेस के तौर पे खड़ा किया जा सकता है ना फैमिली सेटलमेंट में। तीसरा, कुछ मैरिजेस में, कुछ अरेंजमेंट्स, देखो क्या होता है मैरिज में, मानो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक पार्टी है, उसका ऑलरेडी बच्चा है और वो दूसरा शादी करता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम तुमसे शादी तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी भी ये बेसिस नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हारे पास। ये एक अरेंजमेंट है मैरिज को लेकर। अब फ्यूचर में अगर वाइफ बोलेगी कि हम आपको डाइवोर्स दे दें, कोर्ट पूछा क्यों, वो बोलेगी कि हमको इनका बच्चा के साथ नहीं रहना है, तो वहां पे आदमी क्या बोल सकता है? भैया प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? आदमी छोड़ो, बच्चा भी बोल सकता है ना। क्या बच्चा कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ? शादी किसमें हुआ? हस्बैंड और वाइफ में हुआ है, बीच में बच्चा कैसे आ सकता? क्योंकि यहाँ पे इसको ये शर्त में था कहीं ना कहीं, है ना? ये शर्त में कहीं ना कहीं था। बहुत बार ऐसा मैरिज में अरेंजमेंट्स होता है फैमिली को लेके, बहुत अरेंजमेंट होता है कि आपको जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो सब टाइम पे कोई स्ट्रेंजर भी आके केस कर सकता है। यहाँ पे बच्चा केस कर सकता है कि नहीं वाइफ पे? बिल्कुल। असाइनमेंट, मानो हम डिवेंचर खरीदे, डिवेंचर जानता है क्या होता है ना, सबको ऑनलाइन खरीदा जाता है शेयर जैसे। डिवेंचर में हर साल इंटरेस्ट मिलता है, मुझे डिवेंचर मेरे को दे दो, इंटरेस्ट मेरे स्टूडेंट को दे दो। कंपनी स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं दिया, क्या स्टूडेंट कंपनी में केस कर सकता है? लेकिन भैया कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और कंपनी के बीच में हुआ है, ये एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट। फिर कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, एक जमीन का टुकड़ा है, इस पे मानो कुछ चार्जेस है, बहुत सारा होता है टैक्स वगैरह, ये छोटा मोटा चीज। ए जो है बी से ये जमीन ले ली, अब ये जमीन ए का, तो ये जो चार्जेस है वो भी ए का होगा। अभी क्या हुआ, चार्जेस कौन लेता? सरकार आया, ए को बोला चार्जेस, ये चार्जेस नहीं दे रहा, क्या सरकार केस कर सकता है ए पे? बिल्कुल कर सकता है। कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास एक जमीन है जिसपे कुछ चार्जेस क्रिएटेड है, तो वो बंदा आपको उस जमीन के ऊपर केस कर सकता है।
अभी कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ था? हम लोग दोनों में। केस कौन कर रहा है? सरकार। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है बट कर सकता। स्टॉपल, जेठालाल, बागा, याद है? इसमें भी क्या होता है? क्या कभी स्टॉपल में थर्ड पार्टी केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बागा खड़ा है, कोई पार्टी आया, बागा बोला आइए हमारे दुकान में आइए, मेरे दुकान से आपको क्या लेना है? जेठालाल देख रहे, तो इसका मतलब जेठालाल को दिक्कत नहीं है, उसको क्या मतलब मेरा सामान बिका, सामान बिका और मानो उसकी वाइफ केस की भगा, तो आप बोल सकते हैं ना स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या नहीं, स्टॉपल है ना, जेठालाल को पता था ना कि बागा खुद को मालिक बना रहा है, फिर भी वो माना ना, चलो आप पे केस, कोई थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी को कोई लिंक, ठीक है? और एजेंसी में भी थर्ड पार्टी केस कर सकता है, प्रोवाइडेड एजेंट अपने औकात के अंदर काम करे, अपने अथॉरिटी के अंदर काम करे, प्रिंसिपल के नाम पे काम, ठीक है? तो अब आते हैं चिनैया वर्सेस जमीनिया में वापस। व्हाट डू यू थिंक, जो लड़की थी, जो चाचू को पैसा नहीं दिया अपना, अभी सीखे ना कि मम्मी का तबीयत खराब था, मम्मी बोली चाचू को पैसा दो, और लड़की चाचू को पैसा नहीं दी, यहाँ पे क्या लड़की सही थी? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यों? कौन सा पॉइंट में आएगा 7 पॉइंट में से? 9 पॉइंट में से लव एंड अफेक्शन कह सकते हैं, चलो लव एंड अफेक्शन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। वॉलंटरी सर्विस, हमारे एग्जांपल में भी क्लाइंट जोड़े थे कि चाचा हम लोग का बहुत मदद किए हैं, चाचा को कुछ पैसा दिया, ठीक है? तो चलो ये भी हम बोल देते हैं। टाइम बार डेट तो नहीं है, एजेंसी नहीं है, कंप्लीट करियर पेमेंट नहीं है, चैरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, रेमिशन कह सकते हैं कि भैया मुझको कुछ पैसा देके जा रहा है, आपसे हर बार तीन पॉइंट हम निकाल दिए। अब नहीं ले सकता है क्या रमैया? ले सकता है, ठीक है? so that's it। अभी इसी चीज को हम लोग एक बार फिर से ग्राफ में लें। आ जाओ, सबसे पहले कंसीडरेशन का डेफिनेशन, ठीक है? डेफिनेशन बोलेगा सबको, यानी एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है? ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि करने के लिए भी बोल सकते हैं और नहीं करने के लिए भी बोल सकते हैं। किसके डिजायर पे? प्रॉमिसर की मर्जी पे। कौन देगा कंसिडरेशन? प्रॉमिसर भी दे सकता है, उसके बदले और कोई भी दे सकता है। पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। यही पहला पॉइंट है कुछ रूल का। रूल में पहला रूल, प्रॉमिसर का जो मन वो उसको देगा। दूसरा रूल, प्रॉमिसी देगा या फिर कोई अदर पार्टी भी दे सकता है। तीसरा, एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। चौथा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होना चाहिए। पांचवा, एडिक्वेट होना एकदम जरूरी है। छठा, ऐसा ही चीज का कंसिडरेशन रखो जो लीगल हो, ठीक है? उसके बाद रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। लास्ट में अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शंस क्या क्या है? लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, टाइम बार्ड डेट, एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, चैरिटी। ब्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट में। इसका भी एक्सेप्शन है। ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, असाइनमेंट, एस्टॉपल, कोवेनेंट ऑफ रनिंग लैंड एंड, ठीक है? तो ये पूरा चैप्टर का यूनिट हम लोग का आता है, ठीक है? अब एक एक करके अपन लोग डाउट्स पहले लाइव क्लास में लेते हैं, तब तक ऑनलाइन वाला चेक करो। चलो, डाउट एनीबॉडी, किसी का डाउट हाथ उठाओ, पूछ डाउट। परफॉर्मेंस ऑफ what one is legally bound to perform, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड। हम जब तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो तुम वही चीज परफॉर्म करेगा जो तुम लीगली बाउंड करने के लिए। हम तुमको बोलेंगे बदले में किसी का मर्डर करना है, तुमको लीगली बाउंड नहीं ना है, तो वो नहीं करने का जरूरत, तो उसके लिए ना बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लीगल में से पहला इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसीडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इम्पॉसिबल।
contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable। मतलब कि किसी चीज के सेटलमेंट को लेके मैरिज का भी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले टाइम पे होता था, क्या तो बोलते हैं, मुल्की बोलते हैं, ठीक है, मुल्की। इसमें क्या होता है, जब आपका मतलब मानो किसी से उधार लेन देन हो गया, ठीक है, और आगे वाला शर्त रख रहे हैं कि आप उधार नहीं दे पा रहे, आप अपने बेटी का बहन का मेरे से शादी करा, तो वहाँ पे ये पॉइंट अगर वो राजी है तब इनको समझे। कंसिडरेशन ही तो एक तरह से हो गया ना। ऑनलाइन में डाउट्स प्लीज पूछो, एक एक करके। निशा कोई डाउट है? यस सर। सर किताब ले लो दो, अगर तेरे पास पीछे से शेयर कर, पीछे हट। Sued by a third party का 6 नंबर पॉइंट, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। इसका मतलब कि आप किसी को जमीन बेच रही हो, ठीक है, और जब जमीन बेच रहे थे तो कुछ टैक्स एंड पेड था, तो कुछ चार्जेस था, तो वो भी आप खरीद रहे हो जमीन के साथ, इस चीज को ध्यान रखना। उसी का फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार असाइनमेंट होता है, जैसे डिबेंचर खरीदे और उसका बेनिफिट इंटरेस्ट हम किसी और को दे दिए, असाइन कर दिए। डिबेंचर तो हमको दे दो, इसका इंटरेस्ट वहां ट्रांसफर करते जाना, ठीक है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? मेरा और कंपनी के बीच में, किसी और के लिए। अब वो बंदा को पैसा नहीं मिलेगा तो वो केस कर सकता है, ठीक है। कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लीगल रिक्वायरमेंट का पॉइंट नंबर 5। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कंसीडरेशन वाजिब होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आप मानो लेस खरीद रहे हो तो आपको 5 रुपए देना, अगर आप 2 रुपया दिए हैं और उसने वो बेवकूफी से ले लिया बुद्धू बन के, तो फिर वो बेवकूफ, वो आपको वो वापस केस कर सकता है क्या, ठीक है। उसका वो रिक्वायरमेंट है जो हम बताए हैं, डिपेंड करता है। मतलब छोटा मोटा गिफ्ट है तो उसके लिए हम लोग जानते हैं। मानो कोई नॉर्मल रिमोट गिफ्ट दे रहे हैं तो अब इसके लिए अगर हम केस लड़ने जाएंगे तो मेरा नुकसान होगा, वही बात है, इसीलिए वहाँ पे नहीं होता है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, मतलब नॉर्मली कोई उधार लिए हैं, बोले 2 हफ्ता में देंगे, तो 2 हफ्ता में दो, तुम्हारा तुमको देना है, कंसीडरेशन नहीं है भैया, क्यों वापस करें पैसा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बच जाएंगे, वॉइड बोलते नहीं बच। पेमेंट रिटर्न नहीं हो सकता। Sued by a third party, ओके, यहाँ पे देखो एल जो है एम को 20,000 रुपए, ठीक है। अभी एल और एम के बीच में एक रिश्ता हो गया है, बोला एम ये किसको देना था, एन को। एम एन को बोला कि भाई हम तेरे लिए पैसा
रोक के रखे, बट बाद में एम देने से पीछे हट। पैसा एम किससे लेने वाला था स्टार्टिंग में? अब कौन दे रहा था? इसका परमिशन से दे रहा है स्टॉप वाले। अब एम रिफ्यूज कर रहा है देने से, क्या उसका जो रिफ्यूजल है वो वैलिड है? बिल्कुल, ठीक है। देखो सर्विस रेंटेड, देखो हम लोग ये वापस सर्विस सेक्शन 10 में जाते हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 2 पॉइंट थे, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसीडरेशन। तो वही बात है, आप जो सर्विस दे रहे हो, जो प्रोडक्ट दे रहे हो, वो भी लीगल होना चाहिए, बदले में जो मिल रहा है वो भी लीगल होना चाहिए। बेसिकली किसी बड़ा अमाउंट से जब पेमेंट करते टाइम हम कोई अमाउंट का डिस्काउंट दीजिए, बहुत बार कैश डिस्काउंट मिलता है कि आप तुरंत पेमेंट कीजिए, हम आपको 5% इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे। तो क्या वहाँ पे तो कंसिडरेशन नहीं है डिस्काउंट के लिए, है ना? बेकार में पैसा कम कर रहा है, अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, ठीक है। लीगल रूल का पॉइंट नंबर 6, लीगल रूल का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 6 परफॉर्मेंस। इसमें क्या दिक्कत है? performance of something which someone is legally bound to do। अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो बदले में हम वही चीज मांगेंगे जो लॉ हाँ बोलता है। कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो लॉ ना बोलता हो, हम बदले में तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग किसी का मर्डर कर दो, चोरी चकारी कर दो, स्मगलिंग कर दो, तुम लोग को नहीं करने का जरूरत, ठीक है? तुम लोग वहां पे पीछे हट सकता है ये। और point out legal requirement 7, consideration must be real and not illusory। consideration का real होना जरूरी है, illusory हो नहीं सकता है, real होना चाहिए consideration, ठीक है? अभी एक भाई हम लोग का हो गया illusory में दुआ दे रहे हैं, नहीं दुआ नहीं चाहिए, कुछ ऐसा जो real ऑब्जेक्ट। रेमिशन, हाँ बोल। Consideration must not be performance of existing duty. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void. ये भी वही चीज है। अगर एक विटनेस आ रहा है, गवाह, ठीक है, मानो मेरा लड़ाई हो, ठीक है, अब आगे वाला पार्टी गवाह बुला रहा है, ये दिखाने के लिए हम गलत, और हम गवाह को पैसा दे रहे हैं और बदले में क्या मांग रहे हैं? पैसा लीगल है, बदले में मांग रहे हैं कि तुम वहां पे गवाही मत देना या फिर उसके खिलाफ गवाही देना, ये तो इलीगल है। तो आपको ये करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ठीक है। एक सेकंड, फैमिली सेटलमेंट, चलो इसको हम समझाते हैं। मानो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अभी एक HUF, मानो एक आदमी है, उसका 3 बेटा, बड़ा, मंझला, छोटा, ठीक है। अभी क्या हुआ, बड़ा का भी 2, मंझला का भी 2, छोटा का। असल में ये जो दादू है, ये लोग का, छोटा लोग का, ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराया था कि जितना भी होगा इसका प्रॉफिट 70% तुम, 15 तू, 15 तू,
अभी ज्यादा हक किसका था? बड़ा बेटा। बड़ा बेटा नो मोर, RIP हो गई, ठीक है। तो अब क्या किया ये लोग, देखा मंझला और छोटा, ये लोग तो भतीजा लोग, इन लोगों को तो बुद्धू बना सकते, चॉकलेट दिला देंगे 5 रुपये सामान, ठीक है। और बोला ये 70% भी हम लोग खा लेते हैं। क्या ये लोग केस कर सकता है बड़ा बेटा के लिए? कर सकता है, यही है फैमिली से, ठीक है। अगला रेमिशन। रेमिशन कौन सा पॉइंट नंबर है, पेज नंबर है, बता दो। तुम लोग बुक में नहीं है, हाँ PDF में है। रेमिशन का एकदम बेसिक बात है, इसका मतलब कि इसमें माफ, ठीक है। तुम मांगा था 5 इंस्टॉलमेंट, अपना गाड़ी बेचा किसी को, बोला कि 5 इंस्टॉलमेंट में तुम पैसा देगा, 5 इंस्टॉलमेंट 50-50 हज़ार। वो 4 इंस्टॉलमेंट तो दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट माफ कर, फ्यूचर में तुम ही उसके ऊपर केस कर रहा है कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं था, तुम कैसे माफ कर। तो लॉ बोल रहे हैं कि आप रेमिशन किए हो, आप क्षमा किए हो उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट को, तो अब आप वापस नहीं मांग सकते। इसका तुम लोगों को एग्जांपल है, फार्मर लोग को ना बहुत बार लोन पे इंटरेस्ट रेमिट होता है, माफ हो जाता है, इंटरेस्ट मत तो बाद में मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता। सीएमए वाले, इसका जो हम लोग का PDF है हम लोग पढ़ाए थे, मैक्सिमम चीज सीएमए में कर क्लियर है। यूनिट 2 में कोई और डाउट देख लो। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेज भैया बता दिया, स्टॉपेज बताते हम मालूम यहाँ से किसी को बुला के बैठाएंगे वो समझा देंगे स्टॉपेज। स्टॉपल या फिर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट याद है तुम लोग प्रोजेक्ट बनाया है क्लास में, वहाँ पे टीचर बोलता था एक्नॉलेजमेंट लिखो, उसमें क्या लिखता था तुम लोग? मेरे ये मदद किया, वो मदद किया, असल में गूगल मदद। तो वही होता है स्टॉपर, मतलब कि उसमें किसका किसका हाथ है। इसको समझने के लिए हम एक ही एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि ये एग्जांपल सब कुछ क्लियर है। फिर से वही एग्जांपल बता, एजेंट नहीं, एजेंट मतलब प्रिंसिपल उसको अपॉइंट किया, एजेंट वो है असल में, लेकिन अभी देखो क्या ये एक आदमी दुकान गया, गाड़ा है यहाँ। आज सीन थोड़ा अलग है, हमेशा देखता है छोटा सा टेबल होता है जहाँ लड्डू काका बैठा है। आज जेठालाल वहां बैठ के अकाउंट चेक कर रहा है, क्या हिसाब किताब है, क्या क्लियर है। और बगा जो है वो मस्त कुर्सी पे बैठा हुआ। ये आदमी जब आया अंदर, अब ये बिजी प्रॉफिट नुकसान देखने में, अब जब आदमी प्रॉफिट नुकसान देख रहा है उसको और कुछ दिखेगा। बगा बोला आइए आइए मेरे दुकान में आइए। इस मैन को क्या लगेगा ये दुकान किसका है, मिस्टर गड़ा कौन है? बगा। अगर यही एजेंट वाला किस्सा, तनीषा का मन में डाउट है कि भैया ये एजेंट है, असल में ये कौन है? एजेंट है, लेकिन इसके नजर में ये कौन है? मालिक। ये आपके स्टॉपर हो गया, ये बोला आइए मेरे दुकान में आइए, जेठालाल कुछ नहीं बोला,
जेठालाल में दुकान दवा सामान बिकने से मतलब है, बिकने, समझ रहा बात क्या अंतर है दोनों पॉइंट। तो ये स्टॉपल है कि हम दिखा रहे हैं कि हम ओनर है जबकि हम नहीं है, और इस बात से ओनर को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, हम इसके नजर में हम ओनर है, चलेगा। अब फ्यूचर में ये गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे केस करेगा ना, ये तो मेरे पे या फिर मतलब बगा पे या फिर जेठालाल पे तो केस करेगा नहीं। तो यहाँ पे तो गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलेगा ये कैसे गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे केस कर रहा है, बगा तो कोई और था, बगा तो मालिक नहीं है, बगा का हरकत के लिए गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे केस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉपल था। यहाँ पे इसको लगा कि मालिक बगा है और जो असली मालिक था यानी कि जेठालाल वो लगने दिया, इसीलिए स्ट्रेंजर केस कर सकता है। 2 पॉइंट है, फिर से दिखा रहे हैं। स्ट्रेंजर यानी कि अनजान, अनजान का स्पेलिंग यही है, ठीक है। 2 टाइप का, पहला स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, ये गुड है, कोई दिक्कत है क्या अगर कोई कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर है तो? हम तुमको कोई सामान बेचे, बदले में तुम्हारा भाई या बहन आके पैसा देकर गया, कोई दिक्कत है? तुम नीचे से कुरकुरे खरीदे, बोले पैसा भैया पैसा आप दे दीजिएगा, मेरे पास अभी है नहीं, हम पैसा दे रहे हैं उसको, कोई दिक्कत है? और एक है स्ट्रेंजर टू द, तुम जो कुरकुरे खरीदे उसमें निकला कोई जानवर, जानवर होता है इंसेक्ट, कुरकुरे में गाय भैंस नहीं निकले, ठीक है, कोई इंसेक्ट निकला छोटा सा पॉपी। अभी कुरकुरे खरीदे तुम शॉपकीपर से और हम केस कर रहे हैं, होगा क्या? ये हो गया स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का अंतर समझ में आया? पेमेंट कोई भी कर सकता है, केस हर कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? अब क्लियर है सबको? सबको एक बार ओके भेजो तभी हम श्योर होंगे। तुम लोग भी भेज दो। गोविंद भैया हम तो देखे नहीं अभी, समझ में आ रहा है? कैचअप कर पा रही हो खुशबू? श्रुति तुम कैचअप कर पा रही हो? ना कोई क्या बोलना बाकी और तस्कीन, अंजलि, शालक, राहुल तुम किया था नहीं कॉन्टैक्ट? आकाश कैचअप हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना? ओके, अभी मेरा बात को ध्यान से, पिछले बार एक डाउट उठा था तुम लोग का मन में, बोले तुम एक बार बताएंगे आप। कोलैटरल, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या कोलैटरल एग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, बदले में तुम लोग मेरा ऑफिस में झाड़ू, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अभी अगर हम तुम लोग को पढ़ा दिए, मेरे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, आपके तरफ से एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तुम लोग जब झाड़ू पूछा करेगा टोटल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में गिनती है। अभी सवाल उठता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, हम तुम लोग को बोले कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, बदले में तुम लोगों को पेन हुक्का, ये बात होता पिछला साल जब पेन हुक्का इंडिया में लीगल, अचानक से पेन हुक्का इलीगल, तो वो तो वॉइड हो गया, तो क्या हम तुमको पढ़ाएंगे भी नहीं? यहाँ पे कोलैटरल में और मे नॉट बी, अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट कोलैटरल है, जैसे हमारे केस में हम पढ़ाएंगे जब तुम लोग पेन हुक्का तो दे नहीं सकता, बट मेरा पढ़ाना तो वैलिड है ना, कुछ इलीगल है क्या उसमें? पढ़ाना तो इलीगल नहीं है ना भाई, तो बदले में आप तुम लोग से कुछ और मांगेंगे, हो सकता है मे और मे नॉट वैलिड, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। लेकिन अगर कोई कोलैटरल इवेंट इलीगल है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल है, मतलब कि हम तुम लोग को कुछ इलीगल देंगे और तब तुम लोग कोई काम करेगा, तो दोनों क्या हो गया? बोथ
ये बात को ध्यान में रखना है। अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है तो डिपेंड होता है क्वेश्चन पे, मे और मे नॉट बी वॉइड। बट अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है तो क्या इलीगल एग्रीमेंट। समझ में आया? नहीं, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अगर हम पढ़ा देते और फिर ये सीन अराइज होता तब होगा, इसीलिए तो लिखे हैं मे और मे नॉट बी वॉइड। समझ में आ गया? क्लियर? वो लेटर का मतलब समझ में आया, जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 का बात करते हैं, यूनिट 3। Other essential elements of a valid contract, section 8। हम लोग कितना बात इसमें याद किए थे? 5। 6 बात इसमें, 5 बात इसका बगल में। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सारा पॉइंट को समझते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का औकात, आप लायक हो कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के। लॉ बोलता है 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला जो मेजर, दूसरा जो, तीसरा जो क्वालिफाइड। कौन 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? जो माइनर है, जो अनफाउंड माइनर है, जो अनक्वालिफाइड है। एक बात को ध्यान से सुनो, उस टाइम भी बताए थे, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कौन 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तब बोलेंगे माइनर नहीं कर सकता, अनफाउंड माइनर नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाइड। अगर पूछा कौन 3 लोग कर सकते, मेजर कर सकता है, फाउंड माइनर वाला कर सकता है और क्वालिफाइड। क्लियर? सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, मेजॉरिटी साउंड माइंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड। मेजॉरिटी बोले तो कितना साल? 18। बट कुछ कुछ जगह पे जैसे कि कोई गार्जियन है, मानो कोई अडॉप्ट किया, कोई गार्जियन था उसका, वो 19 साल का हो गया, अब बड़ा हो गया, अपना फैसला खुद ले सकता है, उसका गार्जियन नहीं छाप, लेकिन 21 साल तक तुम बड़ा नहीं। ठीक है, पोजीशन ऑफ माइनर। अगर एक माइनर एग्रीमेंट कर रहा है तो वो क्या है? वॉइड है। शुरुआत से वॉइड, कभी भी वो वैलिड था क्या? एक माइनर के साथ एग्रीमेंट शुरुआत से। ठीक है, याद रखना, तुम लोग कभी किसी माइनर को अगर पैसा दे रहा है तो फिर भूल जाओ, माइनर मस्त उस पैसा का पार्टी करेगा और तुमको मिलेगा भी, और तुम कोर्ट में जाके तो तुमको डांट के भगा। ठीक है, ऐसे एक केस लॉ हुआ था, कोलकाता का सीन। ठीक है, कोलकाता का एक पब, उसका पब में एक माइनर का एंट्री हुआ। माइनर बस पब में पार्टी कर रहा है, किस्मत से उसी दिन पब में रेड पड़ गया। तो जो पब का ओनर था वो बोला कि माइनर का गलती है, माइनर के पेरेंट्स का गलती किसका था? माइनर पार्टी भी कर लिया, पैसा भी नहीं दिया, तो बंद भी हो गया, बंद भी। समझ में आया? माइनर का कभी गलती होता है नहीं, माइनर को हमेशा फायदा मिलता है। प्रॉमिसरी नोट हुआ माइनर के फेवर में, या फिर कुछ गिरवी रखाया जा रहा है माइनर के फेवर में, या फिर पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटा जा रहा है माइनर को, अलाउड है, सब अलाउड, उसको कुछ मिल रहा है, मिल सकता है, वो कुछ दे नहीं सकता। माइनर हमेशा अपना माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है, मासूम सा चेहरा बना के सर हम तो माइनर ऐसे बोल के निकल सकता है। लेकिन तुम लोग को याद होना चाहिए एक लॉ आया पिछले साल, एनीबॉडी टाटा में कोई किसी का फैमिली अभी कोई काम करता है टाटा में? नहीं, अंजलि। टाटा में ये लॉ आया था कि अगर आपका जो बच्चा है या बच्ची है 18 साल के नीचे है और गाड़ी चला रहा है तो आपका लाइसेंस को हम सीज करें। टाटा में ये एप्लीकेबल हुआ, कहीं एप्लीकेबल नहीं हुआ।
टाटा में ये चीज एप्लीकेबल हुआ है, बच्चा लोग का पेरेंट्स लोग का सीज भी किया गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे माइनर का कुछ चीज हो सकता है क्या? क्या ही है उसके पास, खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ छीन नहीं सकते उससे, पापा लोग का चीज जानता है ना सरकार, पापा को पकड़ो, पापा बच्चे को अपने समझा दे, ठीक है। अच्छा, अगर एक माइनर है, वो कोई एग्रीमेंट किया, तब वो वैलिड नहीं है, अब वो मेजर हुआ, बोला ठीक है ना, तभी से वैलिड मान लो जब 17 साल में एग्रीमेंट किया था, ऐसा होता है। मेजर होने के बाद हम माइनर वाला कुछ किस्सा का बात कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 68 वेरी इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अगर एक माइनर को हम पाल पोस रहे हैं, नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान एंड एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ये सब चीज सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमको वो सारा माइनर बाद में अपना प्रॉपर्टी से दे देंगे। एक सवाल है, क्या इंटरनेट नेसेसिटीज में आए? इंटरनेट फॉर एजुकेशन पर्पस नेसेसिटीज में, ठीक है, अभी हाल फिलहाल तक, ठीक है, याद रखो। दो चीज होना जरूरी है, क्या नेसेसिटी है भैया, कैसे समझे? जैसे आप रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन बोले, बीच में इंटरनेट भी डाल दिए, हमको कैसे समझ में आएगा क्या है? दो पॉइंट देखना, पहले तो जो गुड्स है वो रीजनेबली जरूरी है, ऐसा नहीं है अरे बेटा वो क्या चाहिए, PS4 चाहिए, PS3 चाहिए, तो बाद में चल प्रॉपर्टी से वापस दे, नहीं, नेसेसिटीज है वही वापस मिलेगा, बाकी आप अपने शौक से दे। दूसरा, अगर उसके पास ऑलरेडी नेसेसिटीज है तो फिर से क्यों दे रहे? उसके पास ऑलरेडी कपड़ा, फिर भी तुम मस्त उसको पैंटलून ले जा रहे, तो मिल ही जाएगा, होगा कैसा? अगर उसके पास ऑलरेडी नेसेसिटीज है, एडिक्वेट सप्लाई है, तो और उसको जरूरत नहीं। सवाल उठता है कि गार्जियन से माइनर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत सारा बच्चा लोग काम करता है, तो फिर कैसे मैनेज होता? बच्चा लोग का जब मन नहीं करेगा, लोग नहीं आएगा, किस कर सकता है? डायरेक्टर। कॉन्ट्रैक्ट बच्चा लोग से होता ही नहीं था ना, कॉन्ट्रैक्ट पेरेंट्स लोग से, गार्जियन लोग से। बच्चा नहीं आएगा, गार्जियन फिर किस, बाकी गार्जियन तो संभाल ही लेता है बच्चा लोग, समझ रहा बात? तो गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये तो समझना किस हद तक। पहला, जो आपकी कॉम्पिटेंस है। दूसरा, जो माइनर के बेनिफिट के लिए। हर कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन कर रहे हैं माइनर के लिए वैलिड नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनर का नाम पे आप नहीं खरीद सकते, बिल्डिंग, लैंड, ये सब माइनर के नाम पे नहीं खरीदा जा सकता। अगर सर्टिफाइड गार्जियन का कोर्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो और क्या ले परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी गार्जियन माइनर के नाम पे। देखो तुम कोई बात सुनो, माइनर के नाम पे ना प्रॉपर्टी परचेज होता है, समझा? कब नहीं होता पता है? जब मानो प्रॉपर्टी 10 लाख का है, हम 8 लाख दिए और 2 लाख फ्यूचर में देने का बात, तो ये केस माइनर का नाम पे नहीं कर सकते, ये हमको अपना नाम पे। तुम लोग देखना, बीच में एक रूल आया था कि अगर कोई फीमेल अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करती है, उनको मात्र 1 रुपया लगेगा, तो आदमी लोग अपनी बच्ची के नाम पे रजिस्ट्रेशन, तब उन लोग बुद्धि आई कि बेटी पढ़ाओ, ये सब समझ में आ रहा था। क्यों ये सब, क्यों ऐसे? इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसमें कल को वो बच्चा फंस जाए, यार पापा 2 लाख रुपया दिए नहीं तो हमको देना, समझ में आ रहा है? माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी तुम लोग बचपन में बोला मेरा तो दिवाला नहीं इंसॉल्वेंट, हम लोग तो बचपन में हमेशा इंसॉल्वेंट होते हैं। माइनर पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में आ सकता है, मतलब पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है उसका हकदार हो सकता है, लॉस का माइनर एजेंट बन सकता है, हाँ, लेकिन कल को कुछ नुकसान करेगा आप अपना समझ, ठीक है? इसमें तुम लोग समझा रहे। एक दुकान है, दुकान राशन का है, माइनर सामान बेचता है, सामान में कोई फॉल्ट आया, कस्टमर वापस लाया, मुझे सामान वापस लीजिए, दुकानदार मना कर रहा है नहीं, आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हम क्या बोलेंगे? माइनर आपका एजेंट,
आप उसको दुकान में बैठा के स्टॉपल तो अब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्या माइनर अपने पेरेंट्स और गार्जियन को बाइंड कर सकता है? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे घर के नीचे आलू चप वगैरह वो मस्त जाती, भैया 2 आलू चप, डेली को 2-2 आलू चप खाती, हफ्ता भर बाद हम लोग को पता चला कि 100-150 का बिल बना है। तो यहाँ पे गलती किसका है? वो दुकानदार को जो आलू चप दे रहा है। बच्चा लोग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है पापा से। अगर बोल रही है बच्ची कि पापा से पैसा लीजिएगा, तो बोला बेटा तुम ऊपर जाओ पैसा लेकर आओ। समझ में आ रहा है? माइनर गार्जियन को कर सकता है क्या भाई? नहीं। क्या माइनर और एडल्ट मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ एडल्ट, माइनर तो नहीं। माइनर का श्योरिटी का बात करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, मतलब मानो कोई माइनर और वो पैसा मांगता है या फिर कोई सामान मांगता है कि भैया भैया मेरे को वो वाला चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट में क्या बड़ा वाला 150 वाला डेयरी मिल्क। अभी हम खड़े थे, हम बच्चा को देखे, बच्चा की दे दो पैसा दे दिया, हम गारंटी दे दिए, ठीक है। अब फ्यूचर में बच्चा पैसा नहीं दिया, हमको पैसा देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 तो ये। पॉइंट नंबर 2 क्या हम बच्चे से पैसा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। समझ आया? क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं। लीगल गार्जियन के द्वारा वो शेयर खरीद सकता है। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स यानी कि सिविल रॉन्ग, इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इस कंपनी सेक्रेटरी का सिलेबस का बड़ा हिस्सा है, ठीक है। बस ये याद रखना है, टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग। माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस टॉर्ट इन रियलिटी इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा टॉर्ट हो रहा है, सिविल रॉन्ग हो रहा है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, तो वहां पे लायबल, ठीक है। अगला पॉइंट, अनसाउंड माइंड। यहाँ पहला बात हम लोग सीखे कि अनसाउंड माइंड का अगर आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेक्शन 12 में अवॉइड, मानने का जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रोड पर पागल, ठीक है, और एक दुकानदार उस पागल गुलाम को सिंघाड़ा दो, दुकानदार सिंघाड़ा दिया, पागल खा लिया, पागल निकलते गए, दुकानदार बोला पैसा, हम अनसाउंड माइंड फंस गया। समझा? अब बात करते हैं किसके बारे में? अपरिचित के बारे में। अपरिचित देखा है ना सबको, ये जो नहीं देखा अपरिचित, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है ना? हाँ, साउथ का पिक्चर है, लगा देंगे। तुम लोग किसी भी दिन प्लान करो, एक बार मूवी लगा देंगे, बस तुम्हें खाना पीना पार्टी, ठीक है। हाउसफुल 4 में भी था। हाँ, अरे मतलब कि मल्टीपल पर्सनालिटी, लूनाटिक, उसको दौरा चढ़ रहा है पागलपन का, ठीक है। समझ रहा बात? कभी कभी होता है ना, पापा मम्मी किसी और बात पे गुस्सा हो तो उनको दौरा चढ़ जाता है, तो हम लोग मना जाते हैं, वही वाला सिस्टम। लेकिन यहाँ पे इसके लिए आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर MPD, यानी कि एक इंसान के अंदर ही अलग अलग पर्सनालिटी, मतलब उसको दौरा चढ़ता है, कभी वो नॉर्मल है, कभी वो कुछ और है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या? अगर जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो नॉर्मल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर वो उस टाइम अनसाउंड माइंड का है तो वैलिड नहीं है। वो साउंड माइंड का है या फिर अनसाउंड माइंड का है, ये प्रूफ करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। क्लियर है? दौरा चढ़ता है, कभी सही कभी गलत रहता है, तो जब वो सही हालत में आप कॉन्ट्रैक्ट करो, जब ढीला है रुक जाओ मत। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा सही गलत है? ये तुमको समझना, तुम्ही को कोर्ट में प्रूफ करना, ठीक है, तो तुम्ही को समझना। अगर एक अनसाउंड माइंड का आदमी को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो क्या अलाउड है? उसका प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। हाँ, जो नेसेसिटीज माइनर वाला भी सीखे हैं वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। एग्जाम में नेसेसिटीज और अनसाउंड माइंड से रिलेटेड सवाल आए, माइनर वाला में ढूंढ लेना कि माइनर के लिए क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, एलियन एनिमी, यानी कि दुश्मन देश। हम लोग का दुश्मन देश कौन है? अभी करेंटली वैसा कोई भी नहीं, लेकिन हम लोग का छोटा मोटा वॉर चलता है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, बड़ा बड़ा जो कॉर्पोरेशन होता है जिसको सरकार बनाती है। म्यूनिसिपल बॉडीज, नगर निगम वगैरह, ये सब हो गया।
इंसॉल्वेंट जिसका दिवाला निकला हुआ है, कन्विक्ट जो जेल में है, ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? ये एनिमी कंट्री बड़ा जरूरी है, सवाल आया होगा, ठीक है। सॉवरेन स्टेट्स, एम्बेसडर, डिप्लोमेटिक कुरियर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंडियन पोस्ट। ये लोग कौन है? ये लोग मान लो जैसे अमेरिका है, तो बहुत सारे अमेरिकन इंडिया में भी है, ठीक है। देखना है तुम लोग चल जाओ बनारस चल जाओ, वहाँ देखना खाली वही लोग घूमता रहता है मस्त खाकर पहन कर, ठीक है। अभी अगर वो लोग का साथ कुछ बदमाशी हो तो वो लोग किसके पास जाके बोले? ये सब एम्बेसीज के पास जाके, और वो लोग का केस इंडिया का कोर्ट में लड़ा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी ये पॉइंट तक किसी को कोई डाउट? वाला भी पूछ सकता है। हम ना सबका एक एक करके नाम लें, ठीक है। तुम लोग हमको चैट में बताना डाउट है, चैट में भेज देना। प्रियंका कोई डाउट है? प्रियंका, निशा, राखी, तुम लोग को कोई डाउट है तो डाउट भेजो, नहीं तो यो करके भेजो, हम समझ जाएंगे। कोई डाउट नहीं, देख लो आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है। गार्जियन माइनस प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। माइनर को प्रॉपर्टी नहीं होता, देखा जाए सब तो गार्जियन ही दिला, ठीक है। राखी को डाउट नहीं है, निशा, प्रियंका, तुम लोग दोनों को कोई डाउट? माइनर को केस में डाउट नहीं, बता देंगे, टेंशन मत। देखो नो रेटिफिकेशन और रेटिंग में बनी, अगर माइनर में हम लोग कुछ गलती किए हैं या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कुछ भी किए, और हम मेजर होने के बाद बोल रहे याद है जब हम माइनर से तो किए थे, ऐसे लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। जो माइनर है, मानो माइनर के मॉन्डैट किसी एक्सीडेंट में चल गया, तो मॉन्डैट का प्रॉपर्टी किसका होगा? माइनर। बट उसको देगा क्या? उसको देगा तो 10 दिन होगा, तो बोला कि तुम रुको, तुमको गार्जियन एक अपॉइंट कर रहे हैं, वो सब चीज का देखा। अभी सारा चीज का खर्चा गार्जियन अपना जेब से दे रहा है, रोटी, कपड़ा, खाना पीना, ये सारा चीज का। अब जब माइनर मेजर होगा तो उसको बोलेगा भाई ये रहा बिल, तुमको इतना कपड़ा दिलाए, ये सब देख के नेसेसिटीज है, ये सब पैसा तुम हमको दे दो, और उसका प्रॉपर्टी से वो ले सकता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं। माइनर ऑलवेज की माइनॉरिटी, यानी कि माइनर हमेशा हाथ जोड़ के मुंह बना सकता है, उसको पूरा उस माइनर के ऊपर केस होता है, माइनर को जेल भेजते हैं, जेल भेजते जब वो मर्डर वर्डर कर देता है, बड़ा बड़ा क्राइम करने लगता है, बचपन से थेथर होता है, तब उसको जेल भेजते हैं, ठीक है। बच्चा लोग का जेल देखा है, बच्चा लोग का जेल में बहुत सारा को करिकुलर एक्टिविटीज होता है, प्रॉपर एजुकेशन होता है, नॉर्मल जेल जैसा नहीं होता, सॉर्ट ऑफ बोर्डिंग स्कूल होता है। एलियन एनिमी यानी कि दुश्मन देश, D3 DECREE ऑर्डर, किसी भी चीज का ऑर्डर, और फिर सिविल लॉ, देखो ये एक अलग पूरा टॉपिक, ठीक है। सिविल मतलब कुछ ऐसा जो सिविल नजरिए से तुम गलत कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मॉन्यूमेंट, उसमें तुम लिख दे रहे कुछ भी, वो सब सिविल लॉ। श्योरिटी फॉर माइनर, गारंटी, गारंटी में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 3 पार्टी होता है, एक
यूनाइटेड असाइलम, पगला का पागल। ए है, बी है, सी है। सी को पैसा का जरूरत है, ए बोला हम पैसा दे देंगे, लेकिन नहीं, सी को पैसा का जरूरत है, सी ए के सामने गिर रहा है, पैसा दे पैसा दे पैसा दे, ए बोला नहीं दे। ये बी जो है बड़ा नामी आदमी, बी बोला दे दो, हम गारंटी दे रहे हैं, वो दे देगा। फ्यूचर में जब सी पैसा नहीं देगा, ये किससे मांगेगा? सीधे। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बी एक बार के लिए तो पैसा देगा, बाद में वो सी के पीछे पड़ जाएगा, चल दे। लेकिन अगर ये माइनर है तो, या फिर अनसाउंड माइंड का है तो नहीं मांग सकता। यही बता। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर किसी के साथ फ्यूचर बेसिस पे मानो इंस्टॉलमेंट ही देने का बात और वो लिनाटिक हो, तो उसका अगर प्रॉपर्टी है, तुम लीगली वे से जाके प्रॉपर्टी से निकलवा सकते हो अपना पैसा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं है और वो लिनाटिक हो चुका तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, पैसा डूब। माइनर का पॉइंट नंबर 9, माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर को एजेंट होने में दिक्कत नहीं है, बस माइनर का जो भी है प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट कहीं भी लायबल नहीं। बी पॉइंट का प्रॉब्लम सही है। देखो, माइनर के नाम पे तुम प्रॉमिसरी नोट दे सकते, माइनर का नाम पे पेमेंट कर सकते हैं। आई प्रॉमिस टू पे माइनर रुपीज इतना अलाउड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्व एनीथिंग एल्स यहाँ तक? ये बस चैट में सब यू लिख के भेज दो, जिसका डाउट्स क्लियर है, जिसको कुछ डाउट है पूछो। हाँ, लिंक पूछ दे तो मिला। पेज नंबर बताता हूँ लिंक की, कौन सा है? डॉक्ट्रिन का मतलब जानता है तुम लोग? डॉक्ट्रिन तुम तो बता रहे हैं ना, वो अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा। डॉक्ट्रिन हो गया प्रिंसिपल, जो कोई किस्सा हुआ उसके बाद इन लोगों को होश आया, अरे भाई से, ठीक है। नंबर 9, थर्ड पॉइंट। नंबर 9 क्या है? माइनर कैन बी एन एजेंट कैसे क्लियर नहीं होता है? ये है माइनर, ये दुकान में बैठी हुई है, इससे एक आदमी आया, बोला पापा कहाँ है? बोली पापा हमको बैठा के गए, पापा इसको बैठा के गए। ये कौन हो गई? कस्टमर बोला हमको बर्तन धोने वाला साबुन, और ये दे दी ग्लव्स। वापस आया तो ये खेलने चल गई थी, इसका पापा आके बैठा हुआ। ये बोला आपका बेटी हमको ग्लव्स दे दी, बेवकूफ बेटी, उसे बर्तन धोने का साबुन। पापा बोल रहा है हम नहीं दे। पापा बोल सकता है ऐसा? नहीं, आप एजेंट बना के गए थे, आप लायबल हैं, ठीक है। अरे म्यूट करके बोलनी थी। माइनर एंड एन एडल्ट jointly enter into an agreement with another person. The minor is not liable and the contract can be imposed against the major person. देखो, हर माइनर जो है वो माइनर नहीं होती। लॉ बोलता है
कि इंसान 18 साल तक बच्चा हो। सच है? हमको याद है हम 12 साल तक आज बच्चा थे, उसके बाद हम बड़ा हो। और आज के टाइम पे यही होता है, हम लोग 14 15 साल के होते हैं, हम लोग के दिमाग में आइडियाज होता है किस तरीके से पैसा कमाएं, क्या करें। ठीक है, स्कूल में इतना बड़ा बड़ा सट्टेबाज लोग होता है, आईपीएल में सब लगा रहता है अपना। ठीक है, तो माइनर की नजर में 18 साल तक। लेकिन मानो जब हम 17 साल के, हमको स्टार्टअप का आइडिया है, बट हमसे तुमको कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, तो हम किसी मेजर को ए को बोले, ए मेरे साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करना। ए बोला ठीक है। अब हम लोग जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट किए टाटा के साथ, कुछ गड़बड़ी हो गई। टाटा बोला तुम लोग दोनों को हम छोड़ेंगे। हम क्या बोले, चल वापस मिटा इसको, हमको तुम पकड़ ही नहीं सकते। तुम किसको पकड़ेगा, हमको पकड़ सकता है क्या? हम लोग जॉइंटली काम किए तो क्या हुआ, हम माइनर हैं, हम पे केस नहीं हो सकता। समझ आया? केस किससे होगा, मेरे साथ जो एडल्ट है वो फंसा कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है देखो। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ए बी को कुछ एडवांस दिया, बोला भाई तुम फ्यूचर में हमको मानो एक टीवी दे, तो एडवांस लेकर बी भाग नहीं सकता है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यही केस अगर वो बी अगर बच्चा है तो भाग सकता है। अरे आप बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तो वॉइड अब इनिशियो है ना। यही बात, इज इट क्लियर? यहाँ तक दिमाग खुला हुआ है सबका? फ्री कंसेंट, इसके बारे में हमको लग रहा है हम लोग कितना बात कर लिए है। ओके, फ्री कंसेंट, कंसेंट मतलब मंजूरी। मंजूरी हमेशा फ्री होना चाहिए। किस किस तरीके से मंजूरी को गड़बड़ा सकते हैं? धमकी देके, बहका के, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके। ठीक है, लॉ में फ्री कंसेंट देखा जाता है या फिर कंसेंट देखा जाता है? लॉ में मंजूरी नहीं देखता है, लॉ में देखता है कि मंजूरी जोर जबरदस्ती से ना हो। समझ रहे, ये अंतर है। वन ऑफ द फॉलोइंग is to be considered in law: consent, free consent, both, none of the free consent। ठीक है, फ्री कंसेंट सेक्शन 14 है, उसके बाद सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 सारा सेक्शन है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं। ठीक है, इसी के साथ तुम लोग को किताब दी है, जो लोग को नेक्स्ट क्लास में किताब लेकर आएगा, पीछे में नोट्स लिखने का जगह था, वो हम देखेंगे, तुम लोग लिखाएंगे सारा सेक्शन और प्रोविजंस। ठीक है, सेक्शन कॉपी लेकर, ठीक है। अगेन हम बार बार बोल रहे हैं, हाँ छुट्टी नहीं हुआ है, बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं। अगर आप लोग को सेक्शन याद करना है तो 1 या 2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, बार बार पढ़ना होगा। ठीक है, इधर नहीं, इधर सेक्शन, इधर प्रोविजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। अच्छा, जब CUFM में क्या होता है, अगर कंसेंट अच्छे से नहीं मिला तो, और लास्ट वाला है यानी कि मिस्टेक में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सरसाइज हो सकता है? अरे रुक जाओ यार। ठीक है, अगर हम केस कर रहे हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम और बिफोर द थर्ड पार्टी एक्वायर्स द राइट। ठीक है, जब तक ये अवॉइड कर रहे हैं ये वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। यानी कि अगर हमको धमकाया गया जमीन बेचने के लिए, ठीक है, तो जब तक वो जमीन पे घर ना बन जाए, जमीन खरीदा बेनामी हुआ, हम केस कर सकते हैं। हाँ, घर और बना लिया तो फिर सबको हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि रुको, वेट करें, वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसका, जब वो घर बना लेगा तो घर सही जमीन ले लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है,
दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 में आगे बढ़ेंगे। यूनिट 3 पढ़ लेना, डाउट्स ले लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।